कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अब आरोही और भी ज्यादा बुरी तरह से छटपटाने लगी। फिर कसमसाते हुए एक झटके में उसकी आंखें खुली तो दज को अपने ऊपर देखा तो वो चौंक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब दज कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दज नींद में ऐसा कुछ करेगा। वहीं दज का ध्यान आरोही पर नहीं गया। वो तो अभी भी आरोही के होठों के रसों को पीने में लगा हुआ था और उसके ऊपर प्यार की बरसात किए जा रहा था। आरोही कुछ देर तक दज से बचने की कोशिश करती रही, पर जब वो दज को रोक नहीं पाई तो वो भी दज की किस में मदहोश होने लगी। कुछ ही देर में वो भी उसकी किस में साथ देने लगी। आरोही का साथ पाते ही दज खुश हो गया और आरोही के हाथों को छोड़ दिया, जिससे आरोही के हाथ कब दज के बालों में चले गए उसे पता ही नहीं चला। आखिर सालों बाद वो दोनों फिर से मिल रहे थे। वैसे तो वो दोनों सालों बाद मिल चुके थे, पर वापस से उस रूम में वो सब पल बिताना उन दोनों के लिए वो सब कुछ बहुत अनोखा था। दक्ष और आरोही दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे और अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस वक्त दोनों के प्यार की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उनके आहों और सिसकियों की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। आज दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से पा लेना चाहते थे। समय के साथ उनका प्यार बढ़ते ही जा रहा था और रूम में सिसकियों और आहों की आवाजें भी तेज होती जा रही थी। दोनों ही अपने प्यार को एक दूसरे पर दर्शा रहे थे और एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। चारों तरफ ठंड का माहौल था और आसमान में बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में एक तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती। वहीं रूम में एक अलग ही माहौल था। रूम में उन दोनों की प्यार की खुशबू फैल गई थी और उन दोनों की गर्मी चारों तरफ पता चल रही थी। बाहर ठंडक का माहौल था और रूम में गर्मी फैली हुई थी। दोनों ही पसीने से लथपथ एक दूसरे को प्यार करते हुए कब एक दूसरे की बाहों में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह सब लोग उठे और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। आरोही, जिसकी नींद थोड़ी लेट खुली क्योंकि दक्ष ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था, और दक्ष पहले ही उठ गया था और काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो पूरी रात जगा हो। बस सुबह उठते ही जिम के लिए जाता है और वापस आकर अपने रूम में जाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में वॉशरूम में सावर लेकर वो रूम में आता है और उसने इस वक्त कमर में एक टॉवेल लपेट रखा था। उसकी नजरें बेड पर लेटी आरोही पर जाती है और उसे देखकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, गुड मॉर्निंग एंड वेकअप। ये कहते हुए आरोही की तरफ बढ़ता है। आरोही अभी भी मस्त होकर सो रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उठने वाली है। दक्ष आरोही के पास पहुंचा और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, पर आरोही जरा सा भी नहीं हिली। दक्ष उसे उठाने के लिए बोला, वाइफी, गुड मॉर्निंग, पर आरोही नहीं उठी। दज अपने बालों को आरोही के चेहरे की तरफ झुकाकर तेज तेज से अपने सर को घुमाने लगा, जिससे उसके बालों का पानी छिटक कर आरोही के गाल पर आ गया। आरोही नींद में ही कसमसाने लगी और उसकी भवें चढ़ गईं। फिर वो हिलने डुलने लगी थी। वो बार बार अपने चेहरे पर आए दज के बालों के पानी की बूंदों को हटाने लगी, पर दज था कि बार बार अपने बालों का पानी आरोही के चेहरे पर डाल रहा था। बार बार ऐसा होने पर आरोही ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि धज उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका हुआ था। ये देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई। वो तुरंत ही खुद को बेडशीट से कवर करने लगी। धज आरोही को इस तरह करते देखा, बेडशीट के ऊपर से उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए बोला, भाई, तुम किससे छुपा रही हो? मैंने तुम्हें देखा हुआ है, और वो भी कई बार। ये सुनकर आरोही का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। आरोही शर्मा भी रही थी, पर अपने चेहरे पर नकली गुस्सा लाते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दज के सीने पर मारते बोली, यू बेशर्म इंसान, सुबह हुई नहीं कि अब आपकी बेशर्मी शुरू हो गई। आरोही की बात सुन दज अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए बोला, क्या करूं आईपी, मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर शैतानी जाग जाती है। आरोही ये सुनकर आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगती। तभी दज मुस्कुराते ही बोला, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। आरोही तुरंत बोली, वैसे ही आपने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, तो मैं कैसे उठ जाऊं?
मुझे कुछ देर और सोना है, ये कहकर वो दूसरी तरफ चेहरा करके सो जाती है। दज आरोही को घूरकर देखने लगता है क्योंकि ऐसे सोने के कारण आरोही की पेट साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर दज के प्यार की निशानी साफ उभर रही थी। ये देख दज हल्का मुस्कुराता है और फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ओके वाइफी, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कहते हुए वो भी बेडशीट के अंदर आने लगता है, लेकिन जैसे ही आरोही महसूस करती है वो झटके से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से कहती, नो नो, वैसे भी मेरे शरीर में पेन हो रहा है और मैं वापस से वो सब कुछ नहीं झेल सकती। ये सुनकर दज हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा, पर मुझे तो अब चाहिए। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो जाती है और हैरानी से उसकी तरफ देखती हुए बोलती है, तुम कितने बेशर्म हो। ये कहती वो दूर होने लगती है और दक्ष वापस से उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचता है तो आरई दक्ष के ऊपर आ जाती है। दक्ष आरोही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी, अब ऐसे तो तुम जा नहीं सकती। आरोही सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे खुद को बचाऊं। तभी दक्ष बोला, अपने छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने तुम अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखा सकती। ये कहते हुए उसे अपनी ओर करीब खींचा, फिर उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए और पैसेंटली किस करने लगा। आरोही कसमसा रही थी पर दच उसे छोड़ा ही नहीं, बल्कि उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। आरोही कुछ देर में ही उसका साथ देने लगी और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। काफी देर तक किस करने के बाद दच आरोही को छोड़ा तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और घूर कर दच की तरफ देखने लगी। दच के होठों पर तिरछी स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगेन गुड मॉर्निंग वाइफी। आरोही से घूरते हुए बोली, यू। ये कहते वो उठने लगी। तभी दच उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे नहीं, पहले गुड मॉर्निंग बोलो। आरोही मुंह बनाकर बोली, ओके गुड मॉर्निंग। ये कहकर वो बेड से उठने लगी। वो तुरंत स्लीपर पहनकर बाथरूम की तरफ भाग गई। ये देखकर दच को हंसी आने लगी। दच मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे लिए पागल होते जा रहा हूँ। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं इन 5 सालों की सारी कमी दूर करना चाहता हूँ। मैं उन 5 साल की सारी दूरियों को कम करना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे मानो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। अगली सुबह सूरज की किरणें बेड पर सो रही आरोही पर पड़ी तो आरोही कसमसाकर अंगड़ाई लेती हुई अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी नजरें बगल में सो रहे दच पर जाती है। एक पल के लिए वो चौंक जाती है। वैसे दच उसके उठने से पहले उठ जाता है और आज वो अभी तक सो रहा है। वो सोचती है कि शायद रात में काफी लेट सोए हैं। आरोही दच की तरफ देख रही थी जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आरोही उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, कितने सालों बाद सुबह उठकर आपको देखने को मिला है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं बता नहीं सकती कि इस पल के लिए मैं बहुत तरसी हूँ। ये सब बोलती हुई वो भावुक हो जाती है और धीरे से आगे बढ़कर दच के माथे को चूम लेती है। फिर अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बेड से उठने लगती है। तभी दच उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लेता है, जिसे आरोही तुरंत उसके ऊपर गिर जाती है। तब दोनों की ही नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों की आंखों में बेपनाह प्यार है। दच आरोही के गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें पता है भाई, मैं भी इस पल के लिए बहुत तरसा हूँ। मैं रात को करवटें बदलते हुए सिर्फ तुमको ही सोचा हूँ। जिसे सुनकर आरोही के होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी दच धीरे से आगे बढ़कर आरोही के होठों को चूम लेता है। दच प्यार से उसके गालों को सहलाकर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। आरोही भी प्यार से दच के होठों पर किस करते बोली, गुड मॉर्निंग हबी। तभी दच तुरंत ही एक झटके में आरोही को अपनी गोद में उठा लेता है। आरोही ये देखकर हैरानी से उसकी तरफ आंखें बड़ी किए देखने लगती है, पर दच अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए आंखों से इशारा करता है, जिसे समझकर आरोही शर्मा जाती है और शर्म से अपने चेहरे को दच के सीने में छुपा लेती है। तब दच आरोही को गोद में लिए हुए ही वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। क्रिस और त्रिस को भी आरोही ने तैयार कर दिया था। उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। क्रिस और त्रिस वहां जाकर अपने बड़े दादा, बड़ी दादी, दादा दादी चारों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उनकी प्यारी सी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। दोनों की आवाज़ को सुनकर दच के दादाजी के होठों पर स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बच्चा। ये सुनते ही दोनों दादाजी के पास जाते हैं और उनके गालों पर किस कर देते हैं। ये होते ही दादाजी के होठों की स्माइल और भी गहरी हो जाती है और उन्हें मन ही मन बहुत खुशी मिल रही थी।
एक एक करके दोनों सभी के पास जाकर उनके गालों पर किस कर देते हैं। फिर सभी दोनों को ही किस करते हैं और उनके चेहरे पूरे लाल हो जाते हैं। दोनों बड़ी ही स्माइल लिए चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके लिए स्पेशल चेयर अरेंज किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। वो दोनों उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लाया जाता है और आज सभी के पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार किया गया था। स्पेशली सारे ब्रेकफास्ट क्रिस और त्रिस के पसंद के बने हुए थे। क्रिस और त्रिस दोनों अपने पसंद के ब्रेकफास्ट देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तभी आरोही उन दोनों की तरफ देखकर बोली, ज़्यादा मत खाना वरना ज़्यादा खाने से बीमार हो जाते हो। इस पर क्रिस और त्रिस अजीब सा मुंह बनाकर बोले, ओके मम्मा। ये सुनकर आरोही उन दोनों के बालों पर हाथ फिर कर बोली, तुम दोनों मेरे अच्छे बेटे हो ना। ये सुनकर दोनों ही जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देते हैं। आरोही उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। दोनों ही बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दादाजी जो अपने हेड चेयर पर बैठे हुए थे वो अपनी फैमिली को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी दादी जी की तरफ इशारा करके आंखों से कुछ बोली। दादाजी उनकी बातों को समझकर हाँ में सिर हिला दिए और तुरंत ही सबके सामने अपना गिलास साफ करने लगे। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। तभी दादाजी अपनी रौबदार आवाज में बोले, मैंने डिसाइड किया है कि जब हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो क्यों ना सबके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। फिर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। तभी दज के डैड बोलते हैं कि पापा आप क्या कहना चाहते हो। तभी दज के दादाजी मुस्कुराकर बोले, हमने अपने पोता बहू के शादी की अनाउंसमेंट नहीं की है और अब तो हमारी दुगनी खुशियां हैं। हमारे दो दो परपोते भी हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये खुशी सबके साथ बांटूं। दच तुरंत मुस्कुराकर आरोही की तरफ देखा। आरोही भी मुस्कुराते हुए दच की तरफ देख रही थी। तभी दच के डैड भी मुस्कुराते बोले, जैसा आपको ठीक लगे पापा। तब दच के दादाजी बोले, ठीक है जल्दी से पार्टी की अरेंजमेंट कर लो, कल ही पार्टी रख लेते हैं। ये सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। दच की माम सबकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो ठीक है हम आज ही सारी शॉपिंग कर लेते हैं। आरोही को पंखुड़ी का तुरंत ख्याल आता है और वो बोली, दादाजी पंखुड़ी नहीं है और पंखों के बिना ये सारे सेलिब्रेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर दादाजी भी एक पल पंखू को सोचकर उदास हो जाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, पंखू आएगी तो हम एक बार और पार्टी कर लेंगे। पर कहते हैं ना, जब खुशियाँ आए तो उन्हें दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं। ये सुनकर आरोही मुस्कुराकर सिर हिला देती है और कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम की तरफ चले गए, जहाँ दच और उसके डैड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दादाजी और दादी जी अपने रूम में चले जाते हैं। आरोही अपने दोनों बच्चों को रूम में ले जा करके तैयार करने लगती है क्योंकि उन दोनों को स्कूल जाना था। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें नए स्कूल में जाना था। वहीं आरोही दोनों को समझा रही थी कि तुम दोनों कोई बदमाशी नहीं करोगे, तुम दोनों की एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों को पनिश जरूर करूंगी। वो दोनों प्यारा सा फेस बनाकर बोले, हम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई भी शैतानी नहीं करते मम्मा। ये सुनकर आरोही अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पता तो है कि तुम दोनों कितने अच्छे बच्चे हो। ये सुनकर दोनों बच्चे मुंह बना लेते हैं। तभी आरोही उन दोनों के गालों पर किस करके बोली, अच्छा बाबा, हाँ तुम दोनों गुड बॉय हो, पर कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर थोड़ी देर में आरोही उन दोनों को तैयार करके रूम से बाहर आती है। वो हॉल में देखती है तो दज की मॉम बैठी होती है। दज की मॉम आरोही से पूछती है कि तुम दोनों इन दोनों बच्चों को ले स्कूल छोड़ने जा रही हो। तो आरोही हाँ में सिर हिला देती है। दस की मॉम बोलती है, चलो मैं भी चलती हूँ, हम भी उधर से मॉल चल लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। ये सुनकर आरोही हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर बाद आरोही, दस की मॉम, क्रिस और त्रिस भी कार में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में उन दोनों का स्कूल आ जाता है। आरोही उन दोनों को स्कूल में जाने के लिए कहती है और दोनों तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर उनकी कार मॉल की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में ड्राइवर एक बड़े से मॉल के सामने कार रोकता है। फिर आरोही और दच की मॉम दोनों कार से बाहर आती हैं। दच की मॉम आरोही से बड़ी ही प्यार से बातें करते हुए बोली, चलो बेटा अंदर चलते हैं और सबके लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। आरोही भी बस हाँ में अपना सिर हिला देती और दच की मॉम के साथ आगे बढ़ जाती। दोनों के होठों पर स्माइल थी और वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी मॉल का मैनेजर आकर उनको ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो मैम, मे आई हेल्प यू। दच की मॉम बड़ी एटीट्यूड के साथ बोली, अपने सर्विस डिपार्टमेंट की जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉई है उसी को भेजना जो हमारे अनुसार ड्रेसेस दिखाएगी।
ये सुनकर मैनेजर तुरंत हाँ में से हिला देता है और वहाँ से तुरंत चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही एक लड़की आई जो दिखने में काफ़ी अच्छी थी। वो इस मॉल की पुरानी एम्प्लॉय थी। वो आकर तुरंत दोनों को ग्रीट की और दोनों को लेकर लेडीज सेक्शन की तरफ चली गई। आरोही अपनी सास के साथ ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी और उसकी सास उसके ऊपर कपड़े लगाकर कह रही थी, बेटा ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। आरोही एक दो ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है कि दज की मॉम उसे बहुत से ड्रेस दे देती है कि तुम इसको ट्राई करके आओ। आरोही इतने सारे ड्रेस को ट्राई करने से मना करती है तो दज की मॉम बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए स्पेशल पार्टी है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस पार्टी में तुम ही सबसे खूबसूरत लगो और सबकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी रहे। और वैसे भी मेरी बहू है ये चांद का टुकड़ा। ये सुनकर आरोही शर्मा जाती है। दज की मॉम उसकी गाल पर थपथपाते हुए बोली, जाओ और जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हें देखूं कि मेरी बहू किस ड्रेस में ज़्यादा सुंदर लग रही है। आरोही हाँ में सिर हिलाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में उस ड्रेस को पहनकर आरोही चेंजिंग रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर दज की मॉम कभी हाँ कभी ना में सिर हिलाती है। एक ड्रेस को देखकर दज की मॉम खुश हो जाती है और बोली, हाँ ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। ये सुनकर आरोही एक बार फिर से शर्मा जाती है। तब दज की मॉम बोलती है, इस ड्रेस के मैचिंग में मुझे अपने बेटे के लिए भी ड्रेस लेना होगा, ताकि तुम दोनों मेट फॉर ईच अदर लगो। ये सुनकर आरोही मुस्कुराती है और ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर आरोही दज की मॉम के साथ और ड्रेस सेलेक्ट करती है। एक एक करके सभी लोगों के लिए ड्रेस सेलेक्ट किया जाता है। सभी के लिए इस तरह के ड्रेस लिए जाते हैं जो मैचिंग के हों। आरोही के ड्रेस के हिसाब से दज की मॉम उसके लिए ड्रेस लेती है। फिर दज की मॉम अपने पोतों के लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है और ये सब करते हुए उसके होठों पर स्माइल होती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दो दो पोते हैं और वो दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। ये सुनकर आरोही मुस्कुराने लगती है। उसी समय मॉल के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी किसी को कॉल करके बोलता है, हाँ मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। वो लोग एक मॉल के सामने आकर रुके हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो आदमी फिर से बोलता है, हाँ हाँ मैं बहुत जल्द उनके घर में जाकर सब कुछ पता कर लूँगा। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आपके पास सारी रिपोर्ट पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो आदमी बोला, हाँ ठीक है, मैं आज शाम तक ही आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया। वो अपनी तिरछी नज़रों से मॉल की तरफ देख रहा था कि कब आरोही और उसकी सास मॉल के बाहर आएंगी, पर वो दोनों काफ़ी टाइम लगा देती हैं क्योंकि वो सभी के लिए कुछ ना कुछ ले रही थी। आरोही और उसकी सास सभी के लिए ड्रेस के साथ साथ उनके मैचिंग शूज, ज्वेलरी, एसेसरीज सब कुछ लेती हैं। उन दोनों को शॉपिंग करने में पूरा दिन निकल जाता है। आरोही को लेट होने लगता है तो वो ड्राइवर को कॉल करके क्रिस और क्रिस को घर ले जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर तुरंत स्कूल के लिए निकल जाता है। शाम के 7 बजे दोनों मॉल के बाहर आती हैं और उनके पीछे मॉल के कुछ एम्प्लॉय थे जिनके हाथों में बैग्स भरे हुए थे। आरोही दज की मॉम के साथ कार में आकर बैठ जाती है और कार की डिक्की में सारा सामान रख दिया जाता है। कुछ ही देर में ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को आगे बढ़ा देता है। अभी उन दोनों लोगों के चेहरे पर थकान के भाव थे। उस बीच में आरोही की जिद करने पर मॉम ने कुछ खा लिया था, वरना वो पूरे दिन ऐसे ही रह जाती। आरोही को अपनी सास की बहुत चिंता थी, इसलिए उसने दोपहर में लंच मंगवा लिया था, पर दिन भर शॉपिंग करने के कारण उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त थकान थी। दज की मॉम कार में ही बैक सीट पर पीछे की तरफ सीट टिकाकर लेट जाती हैं और उन्हें तुरंत नींद आ जाता है। करीब 40 मिनट बाद उनकी कार एक बड़े से पैलेस के सामने रुकती है। फिर आरोही धीरे से दज की मॉम को जगाती है कि घर आ गया। ये सुनकर दज की मॉम तुरंत आंख खोल लेती है और कार से बाहर आती है। ड्राइवर भी कार से बाहर आकर कार ओपन करता है। तब दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और तुरंत पैलेस के अंदर चली जाती है। दो गार्ड्स कार में से सामान निकाल कर पैलेस के अंदर ले जाकर रख देते हैं। आरोही एक एक सामान को सबके रूम में पहुंचवा देती है। फिर आरोही और दस की मॉम सोफे पर बैठ जाती हैं और क्रिस त्रिस दौड़ते हुए उन दोनों के पास आते हैं और फिर आरोही के पास आकर बोले, मम्मा, दादी, आप लोग आ गए। ये सुनकर आरोही मुस्कुराने लगती है और दस की मॉम की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे मानो अपने दोनों पोतों को देखकर उनकी थकान ही दूर हो गई थी। वो मुस्कुराती हुई दोनों को अपने पास बुलाती है। दोनों ही उछलते कूदते दज की माँ के पास जाते हैं तो वो उन दोनों को अपने सीने से लगाकर बोली, ओ बच्चा, मैंने पूरे दिन तुम लोगों को बहुत मिस किया। जिस पर वो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, दादी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। ये कहते हुए दोनों दच के मॉम के गाल पर किस कर दिए।
ये देखकर दच की मॉम मुस्कुरा दी और आरोही भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर हॉल में आए और बातें करने लगे। तभी डिनर का टाइम हो गया, पर दच और उसके डैड वापस आए नहीं थे, इसलिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। करीब रात 9 बजे दच और उसके डैड पैलेस में लंबे लंबे कदमों के साथ वापस आए। जैसे ही आरोही और दच की मॉम उन्हें देखती है तो उनके चेहरे के भाव को देखकर समझ जाती हैं कि वो दोनों काम करके थक गए हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर थकान के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। दच तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है और आरोही भी धीरे से रूम में जाती है। वो सोचती है कि दच थक गया होगा, उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ये सोचकर जैसे ही वो रूम में जाती है तभी दच उसे पकड़कर वॉल से लगा देता है और डोर लॉक कर देता है। पहले अचानक खींचने से आरोही घबरा जाती है। दच तुरंत ही उसके करीब जाकर बिना वक्त गवाए उसके होठों को किस करने लगता है। आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कहाँ वो ये सोचकर आई थी कि दच बहुत थका होगा तो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलेगी, पर यहाँ तो उसे दच बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उल्टा वो और ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। आरोही का माइंड एक पल के लिए ब्लॉक हो गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वहीं दच आरोही के होठों की रसों को पिए जा रहा था। 10 मिनट बाद जब आरोही की सांसें उखड़ने लगती है तो दच उसके होठों को छोड़ता है, पर वो अभी भी आरोही को कसकर पकड़ा हुआ था। आरोही दच की तरफ घूरकर देखने लगती। तब दच अपने होठों पर स्माइल लिए आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके होठों पर चलाते हुए बोला, वाइफी, वाई आर यू एंग्री मी। ये सुनकर आरोही उसे और भी घूर कर देखने लगती है और घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? आपने जो अभी किया उसका क्या आप मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती कर सकते हैं? तभी दच आरोही की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, ये जबरदस्ती नहीं, ये तो मेरा प्यार है वाइफी। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जो बोलती है, अच्छा ये प्यार है? ऐसे कौन प्यार करता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तभी दच तेज तेज हंसने लगता और हंसते हुए बोला, ओ वाइफी, यू आर सो इनोसेंट। तुम्हें पता है तुम कितनी इनोसेंट हो? तभी आरोही मुंह बनाकर बोली, अपनी ये बेवकूफ़ी वाली बातें अपने पास ही रखिए। ये कहकर वो दच के कंधे पर हाथ मारती बोली, दूर हटिए, मुझे जाना है। ये सुनकर दच तुरंत ही उसे और करीब खींचते बोला, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी आज पूरे दिन मैं तुम्हारे बिना रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। ये सुनकर आरोही वापस से घूरने लगी और घूरते हुए बोली, आप पागल हो गए हो? सब लोग नीचे डिनर पर वेट कर रहे हैं और आपको ये सब हो रहा है। तभी दच आरोही को मौका दिए बगैर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आरोही हड़बड़ा कर बोलती है, छोड़िए मुझे, थोड़ी देर में सबको डिनर करना है। दच बोला, थोड़ी देर में ना, अभी तो टाइम है। वो तुरंत उसे बेड पर ले जाता है और बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। आरोही हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आज दच को क्या हो गया है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वहीं दच था कि आरोही को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो आरोही की गर्दन, कॉलर बोन, गालों पर किस किए जा रहा था। आरोही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था कि बात क्या है, आज अचानक इन्हें क्या हो गया। तभी दच मन ही मन बोला, मुझे पता है वाइफी तुम क्या सोच रही हो, पर मैं 5 सालों तक तुमसे दूर रहा हूँ। मैं इन 5 सालों की कसर अभी पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बस देखती रह जाओगी। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी दच आरोही के कपड़ों को उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी डोर नॉक होता है, पर दच उसे इग्नोर मार देता है। आरोही बोली, क्या कर रहे हैं आप? डोर पर जरूर कोई आया होगा। दच बोला, जाने दो, कोई बात नहीं, जो आया होगा वापस चला जाएगा। ये कहते हुए आरोही के कपड़े को उतारने लगता है। तभी वापस से डोर नॉक होने लगता है तो आरोही दच को खुद से दूर करती हुए बोली, आप पागल हो गए, छोड़िए मुझे। ये कहते हुए उसे दूर करती है। तुरंत ही अपने कपड़ों को ठीक करके बेड पर से उठती है और डोर ओपन करने जाती है। डोर ओपन करते ही सामने एक मेड खड़ी थी और सिर झुकाकर बोली, मैडम, नीचे सभी लोग आप लोगों का डिनर के लिए बुला रहे हैं। सुनकर आरोही हाँ में सिर हिलाई और बोली, आप चलो, मैं आती हूँ। तब मेड वहां से चली जाती है। जैसे ही आरोही पीछे मुड़ती है तो दस जस्ट उसके पीछे था। आरोही एक पल के लिए डर जाती है, बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? तभी दच मुस्कुराते बोला, वाइफी, वो तो चली गई ना, चलो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई, वो मुंह खुला का खुला रह गया। बेशर्म इंसान, ये कहती हुए दच को दूर की और तुरंत ही रूम से बाहर निकल गई। दच बस मुस्कुराते हुए देखता रहा और बोला,
ओ वाइफी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना मैं रात को क्या करता हूँ। ये बोलकर मुस्कुराने लगता है, फिर अपने बालों में हाथ फिराते हुए सबसे पहले वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर वापस आता है और सीढ़ियों से उतरकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। सभी एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। इस वक्त सभी के होठों पर स्माइल थी। तभी दच का मोबाइल बज उठा। दच ने फोन पर फ्लैश होने वाले नंबर को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से सर की आवाज थी। दच मुस्कुराते हुए बोला, और कैसी है मेरी पंखो? तुषार हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत जल्द तुम्हारी पंखो एकदम ठीक होने वाली है और तुम्हारे पास आने वाली है। ये सुनकर दच की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोलता है, सच में? तुषार कहता, हाँ, पर अभी ये बात किसी को मत बताना, ये एक सरप्राइज है। ये सुनकर दच मुस्कुरा देता है और बोलता है, ठीक है। कुछ देर बाद दच कॉल कट कर देता है। तभी दच के साथ में बैठे सभी लोग दच को देख रहे थे। दच सबकी तरफ देखते हुए बोला, तुषार का कॉल था, बस मैं पंखुड़ी के बारे में पूछ रहा था। तो वो बोला, पहले से सुधार हो रहा है। ये सुनकर सभी लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। दादा और दादी जी बोले, मेरी बच्ची जल्दी से ठीक होकर एक बार यहाँ आ जाए और फिर उसके बाद पहले की तरह हम लोग रहेंगे। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। दच की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए कितनी बेचैन थी और अपनी बेटी को दर्द में देखकर परेशान थी। इसलिए वो चाह रही थी कि उनकी बेटी का दुख दर्द दूर हो जाए। आरोही भी काफ़ी खुश थी कि जल्दी पंखुड़ी दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पंखुड़ी उसके लिए ननद नहीं, एक सहेली थी। कुछ देर बाद डिनर करके सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। दक्ष ने जैसा सोचा था, वो क्रिस और त्रिस के सोने के बाद आरोही को रूम में लेकर आता है और कुछ ही देर में उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया रोहित के फ्लैट पर थी, क्योंकि रोहित उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया था। जिया बार बार भाग जाना चाह रही थी, पर रोहित था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसे धमकी दे रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। वहीं जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी रोहित आया ही था कि जिया उससे लड़ रही थी और बार बार यही कह रही थी कि तुम मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तभी रोहित मुस्कुराते बोला, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता भी नहीं है। ये कहते हुए वो अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा देता है। तब जिया के कदम पीछे होने लगते हैं। तभी रोहित अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, क्या बात है, तुम कब से मुझसे डरने लगी? वो भी दबंग होकर मुझसे डर रही है, क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है मेरे लिए। तभी ये सुनकर जिया गुस्से से लाल पीली होती है और रोहित की तरफ देखकर घूर कर देखती हुई बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती। तभी रोहित बोला, अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ, कहाँ गई दबंग लेडी? जिया गुस्से से रोहित की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो रोहित के पास पहुंचती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। जिया तुरंत फोन को देखी। उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका हाथ पांव कांपने लगा। जिया के चेहरे के भाव को वहीं खड़ा रोहित देख लेता है। उसके फेस की हवाइयां उड़ गई थी और डर से आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसका शरीर भी धीरे धीरे डर से कांपने लगा था। वहीं रोहित उसके सारे एक्सप्रेशन को नोट करते हुए मन ही मन बोला, इसे क्या होगा, ये ऐसे क्यों हो गई है? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ दबंग लेडी, अब तुम्हारी दबंगई खत्म हो गई? पर जिया को जैसे मानो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। फोन की रिंग लगातार बजे जा रही थी, पर जिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कॉल पिक करे। अभी रोहित बोला, क्या हुआ तुम्हें जिया? ये कहते हुए उसके पास पहुंचा, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हिलाते हुए बोला, आर यू ओके? तभी जिया तुरंत अपनी सेंस में वापस आई और सामने देखी तो रोहित खड़ा था। रोहित को देखकर जिया खुद को संभालती बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जिया को देखते हुए रोहित बोला, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें देखकर अगर ठीक होती तो कॉल पिक करती। तभी जिया अपने होठों पर फेक स्माइल लिए बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बस मैं कुछ सोचने लगी थी। तब तक कॉल कट हो गया। वहीं रोहित अजीब तरह से जिया को देखते हुए बोला, जब कॉल आता है तो कॉल पिक करते हैं या सोचते हैं? रोहित की बात सुनकर जिया उसे गुस्से से घूरते बोली, तुमसे मतलब मैं कॉल पिक करूं या ना करूं, सोचूं या ना सोचूं, तुमसे मतलब तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगी। ये सुनकर रोहित अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो। पर मैं तो ये कह रहा था कि आखिर दबंग लेडी की दबंगई कहाँ चली गई? ये कहते हुए जिया के कमर में हाथ डाल तुरंत अपने करीब खींच लेता है।
जिया उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, पर रोहित जिया पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस लेता है। उसी समय जिया का फोन एक बार फिर से बजने लगता है। ये देखकर जिया मोबाइल की तरफ देखने लगती है। तभी रोहित उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब खींच लेता है। ये देखकर जिया की सांसें तेज हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो रोहित की तरफ देखते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? रोहित जिया के एकदम पास आकर उसके होठों के खिलाफ जाकर बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। ये सुनकर जिया उसे घूरने लगती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है? यू आर मैड, छोड़ो मुझे। ये कहते वो खुद को छुड़ाने लगती है। वहीं फोन का रिंग बार बार बजे जा रहा था और जिया रोहित एक दूसरे में ही उलझे हुए थे। जिया उसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, रोहित उसे और भी करीब खींच ले रहा था। अब उसको गुस्सा आ रहा था। वो एक झटके में रोहित के पैर पर मारी, जिससे रोहित के पैर में चोट लग जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाता है। वो बोलता है, पागल लड़की, इस तरह से कौन करता है? वहीं जिया उसकी तरफ अंगूठा दिखाते हुए बोली, मैं करती हूँ, और कौन करता है? ये कहते हुए वो तुरंत अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो देखती है तो उसका फोन एक बार फिर से कट गया होता है। वो मोबाइल को एक साइड रखती है और मन ही मन बोलती है, ओ गॉड, मैंने कॉल पिक क्यों नहीं किया? कोई परेशानी ना हो जाए, वो इंसान पागल है और वो कुछ भी कर सकता है। ये सोचते हुए वो मन ही मन घबराई जा रही थी। तभी एक बार फिर से उसका मोबाइल बज उठा। इस बार जिया बड़ी हिम्मत करके एक गहरी सांस लेते हुए कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर जिया एकदम से डर जाती है और बोलती है, प्लीज प्लीज, तुम मुझे एक बार और मौका दे दो। ये सुनकर दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा जाता है तो जिया बोलती है, ठीक है, तुम जो चाहोगे वही होगा। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब तक जिया पसीने से पूरी लथपथ हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो वहीं बैठकर बालों को नोचते हुए बोली, क्यों क्यों आखिर ये सब मेरे साथ ही हो रहा है? मैंने क्या गलती की थी जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? ये सब वो बड़बड़ाई जा रही थी और वहीं बेड पर लेटी जाते हैं। बेड पर लेटी होती है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऐसे करते करते कब वो नींद के आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। वहीं अगली सुबह जब सूरज की किरणें रूम में पहुंचती है तो चारों तरफ उजाला ही फैल जाता है और बेड पर सो रहे दच और आरोही की आंखों में रोशनी पड़ने से वो दोनों कसमसाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों की आंखें खुलने लगती हैं, पर दच की आंखें पहले खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी नजरें आरोही पर जाती हैं, जो कि बिल्कुल उससे चिपक कर सोई हुई थी। आरोही को खुद से इतना चिपका देखता है तो दच के होठों पर स्माइल आ जाती है और मन ही मन बोलता है, बस वाइफ ही, मैं यही तो चाहता हूँ कि रोमांस ऐसे ही चलता रहे। ये कहकर वो उसके माथे को चूम लेता है। उसी समय आरोही अपनी आंखें खोल लेती है तो आरोही को देखकर दच मुस्कुरा देता है। फिर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफ ही। आरोही भी उसके गालों को बड़े ही प्यार से सहलाकर बोली, गुड मॉर्निंग हबी। तभी दच तुरंत उठता और उसे लेकर वाशरूम में चला जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे आरोही शर्मा जाती है। दच बोलता है कि मुझे अभी किसी जरूरी काम से ऑफिस जाना होगा, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सभी लोग उसको देखकर घूरने लगते हैं। तभी दच के डैड बोलते हैं कि क्या इतना जरूरी है? तभी दच बोला, हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, मेरा जाना जरूरी है। ये सुनकर उसके डैड कुछ नहीं बोलते हैं, बस हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं उसके मॉम को बुरा लगता है और वो मुंह बनाते बोली, ये कौन सी बात हुई? तुम दोनों बाप बेटे का हमेशा यही चलता रहता है। पहले इनके साथ यही था कि जरूरी समय पर काम याद आ जाता था, अब तुम्हारे साथ ये होने लगा है। क्या ये पार्टी मायने नहीं रखती है? तभी दच अपनी मॉम के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, मॉम, आप जानती हो कि मेरे लिए ये पार्टी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, पर फिर भी मेरा आज जाना जरूरी है। दच की मॉम कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिला देती है। आरोही दच की तरफ देखती है तो आंखों में इशारा करता है, जिसे समझकर आरोही शांत से आती है। तभी क्रिस और क्रिस अपने डैड की तरफ देखकर बोली, डैडा, हम आपका इंतजार करेंगे। दच मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम्हारे डैड टाइम पर आ जाएंगे, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे डैड यूं गए यूं आए। अपनी एक मीटिंग खत्म करनी है, उसे खत्म करके तुरंत वहां से चला आऊंगा। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। फिर दस तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सभी लोग शाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। दस का बंगला किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सजावट बहुत ही सुंदर थी, जो मॉडल टेक्सचर्स के डेकोरेशन से उसकी रंगत को और भी बढ़ा रही थी। उसकी चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए थे, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जो एक अलग ही ट्रेनिंग के तहत तैयार किए गए थे। वहीं बंगले के बाहर सारी डेकोरेशन की जा रही थी, उसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता है। ऐसे ही करते करते पूरा दिन बीत जाता है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर में पार्लर वाली आती है और आरोही को तैयार करने लगती है। आज का दिन दच और आरोही के लिए बहुत स्पेशल था। एक तरह से आज इन दोनों का रिसेप्शन पार्टी था
और जिसके लिए दादाजी ने ये सब व्यवस्था की थी। फिर पार्लर वाली आरोही को खूबसूरती से तैयार करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शाम के 7 बजे तक गार्डन को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वो बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर सभी की आंखें हैरानी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो सब बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वहीं एक साइड रिसेप्शन पार्टी लिखा हुआ था। ये देखकर सभी को थोड़ा अटपटा लगता है। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये पार्टी क्यों रखी गई थी। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और कुछ तो अपने लालच में आए हुए थे कि शायद दज के साथ उनकी कुछ बात बन जाए, क्योंकि उन्हें अभी भी ये लग रहा था कि दज अनमैरिड है और साथ ही साथ वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं आरोही अपने रूम में बैठी हुई थी और बार बार बस दज के लिए परेशान हो रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने दज को कॉल किया, पर दूसरी तरफ से आई आवाज़ को सुनकर वो चौंक गई। दूसरी तरफ से फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे आरोही चौंक जाती है कि दज का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है, क्योंकि उसका फ़ोन हमेशा ऑन रहता था। वो कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता था, और जब एक बार किया था तो आरोही ने उस पर बहुत गुस्सा किया था। उस वक्त आरोही ने बोला था कि आज के बाद कभी भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ मत करना, जिस पर दज ने उसे ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करेगा, ताकि उसकी वाइफ जब चाहे उसे कॉल कर सकती है। ये उसकी हर वक्त की आदत थी। पर आज ये देखकर आरोही चौंक जाती है। वो एक बार कॉल कट करके दोबारा से कॉल करती है, पर इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर आरोही को घबराहट होने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है। वो सोचने लगती है कि अब मैं किसे कॉल करूं। कुछ सोचकर वो रोहित को कॉल करती है, तब रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर उसको और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। ऐसा क्या हो गया, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। कुछ देर तक वो रूम में इधर उधर घूमती रहती है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अब उसका मन बिल्कुल भी पार्टी में जाने का नहीं कर रहा था। तभी उसी समय दज की मॉम आती हैं और वो आरोही की तरफ देखकर बोली, आरोही बेटा चलो, सभी मेहमान आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तभी आरोही बोली, पर मॉम ये तो अभी तक नहीं आए हैं, फिर हम जाकर क्या करेंगे। जिस पर दज की मॉम उदासी से बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो बेटा, इसलिए मैंने उससे कहा था मत जा, पर वो मेरी सुनता नहीं है और मुझे ज़रूरी मीटिंग बता दिया। बताओ आज के दिन से भी ज़रूरी था क्या उसकी मीटिंग, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है, बिल्कुल अपने डैड पर ही गया है, उनकी तरह ही मनमानी करता रहता है। फिर तुमने भी उसे रोका नहीं। ये कहते हुए आरोही की तरफ देखी, तब आरोही बोली, मैं क्या करती मॉम, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पाई। दज की मॉम बोली, वो तो मुझे पता है कि तुम उसको परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकती, पर अब बताओ क्या किया जाए। लेकिन तुम चलो पार्टी में, शायद थोड़ी देर में दज आ जाए। तभी आरोही बस हाँ में अपना सिर हिला दी। फिर दज की मॉम को सोचते हुए बोली, तुमने दज को कॉल किया था। जिस पर आरोही बोली, हाँ मॉम मैंने उन्हें कॉल किया, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने रोहित को भी कॉल किया, पर उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। ये सुनकर दज की मॉम भी परेशान हो जाती है और कहती हैं, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद दज के डैड से बोलेंगे तो वो अपने सोर्सेज से पता लगाएंगे कि दज कहाँ है। ये सुनकर आरोही भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर दज की मॉम आरोही को लेकर के गार्डन की तरफ जाती है। गार्डन में एंट्रेंस की तरफ स्पॉटलाइट जलती है। आरोही धीरे धीरे चलते हुए पार्टी हॉल में पहुंचती है। इस वक्त सभी की नज़रें आरोही पर ही टिकी थी, क्योंकि आरोही बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर्पल कलर के गाउन में वो हुस्न की परी लग रही थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। उनके बालों की दो लटें आगे की साइड झूल रहे थे, जो कि उसके गालों को मानो चूम रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे। कानों में उसने मैचिंग ईयरिंग और गले में डायमंड का नेकलेस पहन रखा था। हाथों में उसने ब्रेसलेट पहन रखा था। मेकअप के नाम पर उसने बहुत लाइट मेकअप कर रखा था और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाया हुआ था और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहां मौजूद सभी की नज़रें आरोही पर से हटी नहीं रही थी। आरोही को थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए वो अपनी नज़रें नीचे कर इधर उधर देख रही थी। आरोही स्पॉटलाइट से होते हुए मेन सेंटर में पहुंची तो वहां सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, दज खड़ा था। दज को देखकर तो आरोही की आंखों में एक चमक सी आ गई। तभी दज अपनी आंखों से इशारा करती बोला, क्या बात है वाइफी। तभी आरोही कुछ कहती है, जिसे सुनकर दज खुश हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।